चलिए आइए देखेंगे बाबू लोग। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग का सेशन है क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है, जिसपे आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और बात करेंगे इस पे। चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। जैसे कि गांव में अभी ग्रामीण क्षेत्रों पे जो शासन चला रहे हैं, कौन चला रहा है? गांव में अभी जो शासन चला रहे हैं हमारे वार्ड साहब हो गए, ठीक है ना, वार्ड हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए। ये सारे के सारे मतलब कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर अभी शासन चला रहे हैं। लेकिन देश की आजादी से पहले जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर जो शासन चला रहे थे, गांव पर शासन चला रहे थे, बेटा समझ में नहीं आया तो बोलिएगा कि जहां यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हिस्ट्री को जो है हम लोग पढ़ते हैं, पहले का जो ट्रेंड था क्वेश्चन आंसर कराना, ठीक है ना। पहले लोग क्वेश्चन आंसर कराते थे, किताब को कहानी की तरह पढ़ देते थे और क्वेश्चन आंसर करवा देते थे, ठीक है ना। लेकिन अब वैसा बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर से बेहतर है कि आप पूरे टॉपिक को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ें, और उसमें क्या होता है कि सारी क्वेश्चंस आपके पकड़े जाएंगे। दूसरा नंबर बात कि आपको उसमें ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस हिसाब से पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए आपको प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं पढ़ना है, प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं पढ़ना है, फ्यूचर के लिए पढ़ना है। प्रेजेंट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर के लिए पढ़ाई करना है, फ्यूचर में आपको आगे बढ़ना है, फ्यूचर में बहुत कुछ करना है, तो इसमें आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। मन लगा करके पढ़िए और अपने माँ बाप का और अपने गुरु का, है ना, नाम रोशन कीजिए, है ना। दूसरी नंबर बात, आप किस क्लास में हैं? 8 में जाने वाली हैं, नहीं? तो क्या नाम हुआ आपका बेटा? निशा। निशा आप किसकी बेटी है? अच्छा, मुन्ना जी की। चलिए ठीक है बेटा, आप आए हैं हमारे पास तो मन लगा करके पढ़िएगा, ठीक है ना। और अगर आप कमजोर हैं तो ये मत सोचिएगा कि पूरी जिंदगी हम कमजोर ही रह जाएंगे, ठीक। कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आप रेगुलर रहिएगा, ठीक है ना, आए चाहे नहीं आए, ठीक है। रेगुलरिटी रखिएगा। अरे 2 महीना में नहीं आएगा, 6 महीना में नहीं आएगा, साल भर में नहीं आएगा, 2 साल में आएगा ना, जाएगा कहाँ? जब हम उसी पर भिड़ जाएंगे तो जाएगा कहाँ? तभी तो कहा गया है बेटा कि सक्सेस बलिदान मांगती है, कामयाबी बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। इसलिए आपको त्याग देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। और सक्सेस के लिए जो है ना, रात की नींद और दिन का चैन हराम करना पड़ता है, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलती है। बात समझे कि नहीं? ऐसे दाल भात का कवर नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाए, छिटाया हुआ नहीं है रोड पे कि जाके उठा लीजिएगा। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो सक्सेस के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है और त्याग देना पड़ता है, सब चीज छोड़ना पड़ेगा, सारा मोह माया, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड A to Z आपको त्यागना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। अगर ये सारी चीजें आपको आप त्याग देते हैं तो शायद आपका सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना कैसे, मतलब, ठीक है ना। अध्याय 3 है ना, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। इसमें हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, कंपनी दीवान बन गई। क्या बन जाती है? दीवान बन जाती है। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का क्या करता है? दीवान तैनात करता है।
किसको? मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल का दीवान, ठीक है ना, तैनात करते हैं। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग, यानी कि जो उनके अंडर में जो जमीनें आती थीं, आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब कंपनी को अपने खर्चे के लिए आमदनी जुटाने और व्यापार चलाने के साथ, भाई पैसा भी जुटाना था और व्यापार चलाने के साथ साथ उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन कर चुके थे। अब मुखिया का मुखिया ही छीन लीजिएगा, कोई बाहरी आदमी आकर के चढ़ जाएगा, कहेगा कि नहीं ये तो अब हम करेंगे। तो जो शुरू से शासन किया है तो भाई उसे भी तो कुछ चाहिए हिस्सेदारी। मान लीजिए कि शुरू से आप मखमल के बिछाना पर सोए हैं, गद्दा वाला बिछाना पर, अचानक एक दिन आपको ट्रेन के मतलब कि स्टेशन पे एक पन्नी बिछा के सोना पड़ जाए, तो रात भर आपको नींद नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। कहिएगा कि हेने गोड़ रहा है तो हेने गोड़ रहा है, बस है। सुबह सुबह उठिएगा तो कहेगा बाप रे बा, लगा था कि पिठुआ चौड़ा हो गई बा, कौन बुझा था मोहरी से मार ले बा। हाँ, वही वाले बात है इनका। दीवान तो घोषित कर दिया, ठीक है ना। अब कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि भैया आमदनी को जुटाना और व्यापार चलाने के लिए, मतलब कि उस एरिया से हमको अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए, ठीक है ना, गांव देहात में जो पहले से शासन कर चुके थे, है ना, और उनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था, ठीक है ना, तो सबसे पहले उनको चुप कराना था कि इनको कैसे कंट्रोल में लिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है जो कि हम अब राइट करेंगे, लिखना कर मतलब काम करेंगे। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप चाहे तो अपने घर पे ही डायरेक्ट लिखें या चाहे तो यहाँ नोट कर सकते हैं, बाकी हम तो लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं कि इसमें आगे की कहानी क्या होती है। आमदनी की बात बाद में करेंगे, है ना, आमदनी की बात, रुपया धन की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, पहले इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ देखते हैं। स्लाइड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं जस्ट वहीं से, ठीक है ना। देखिए अगर आपको फेयर करना है तो नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना, फेयर करना है तो नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बोर्ड पीडीएफ है थोड़ा लेट सेट पहुंचेगा, वीडियो तो आपको अपलोड हो जाएगा शाम तक, ठीक है ना, बाकी बोर्ड पीडीएफ आपको लेट तक पहुंचेगा। तो आपके पास रहेगा तो दिन भर क्या कीजिएगा, वीडियो तो कैसा अपलोड होता है तो शाम में अपलोड होता है, तो दिन भर बीच में क्या कीजिएगा, इसलिए ज्यादा बेहतर होगा क्लास में जो भी लिखा है उसको नोट करने का काम करें आप। पेज खर्चा हो उससे कोई मतलब नहीं है, नोट करें, ठीक है ना। टॉपिक आपका वही रहेगा, कंपनी दीवान बन जाती है, टॉपिक का नाम है कंपनी दीवान बन जाती है। कंपनी क्या बन जाती है? दीवान बन जाती है। हाँ, यहीं से लिखेंगे, दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की, दीवान के रूप में कॉमा कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र, कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गए, कि मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गए। दूसरा, कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों पर
कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों पर उपनिवेश स्थापित करना। राजस्व संसाधनों को संगठित करना। राजस्व संगठनों को राजस्व संसाधन कर लीजिएगा यहाँ पे, राजस्व संसाधन। संसाधनों को संगठित करना। लोगों के अधिकारों को पूर्ण परिभाषित करना। और अपनी इच्छा अनुसार फसलों का उत्पादन करना। अपनी इच्छा अनुसार फसल उत्पादन करना। कहाँ पे संगठित करना? लोगों के अधिकारों, अच्छा लोलो लिखा गया है लोगो लोलो हो गया है, लोलो। संगठित करना, ठीक है ना। और अपने यानी कि कंपनी दीवान तो बनी जाती है, टॉपिक आपका उसमें भी लिखा हुआ है, उसका जो 2 लाइन है वो लिख लेना है, उसके बाद ये लिख लेना है। यानी कि दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र, यानी कि जो उनके कब्जे में है ना, कि मुख्य वित्तीय प्रशासक बन जाती है, यानी कि अव्वल नंबर पर, ठीक। और कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना उपनिवेश स्थापित करना, राजस्व संसाधन को संगठित करना, है ना, यानी कि जहां जहां से मतलब कि माल आ सकता है उसको क्या करता है, संगठित करता है, एक जगह करता है। और लोगों के अधिकारों को पूर्ण परिभाषित करना, यानी कि जिनका अधिकार है, और अपनी इच्छा अनुसार फसल उत्पादन करना। मतलब आप अपने इच्छा के अनुसार फसल की उत्पादन कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे कंपनी का राजस्व। कंपनी का राजस्व, राजस्व बोलिए या आमदनी बोलिए, दोनों बात एक ही है। क्योंकि पिछले स्लाइड में कंपनी का आमदनी है ना, तो कह रहा है कि यहां देखेंगे कि 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी के बदले में भारत से सामान यानी कि सूती और रेशम कपड़ा आदि खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदे जाने लगी। यानी कि पहले वो क्या करता था, भारत से व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से वो क्या मंगाता था, सोना चांदी मंगाता था, और भारत से क्या खरीदता था, सूती कपड़ा, गरम मसाले वगैरह, ये सब चीजें खरीद करके निर्यात करता था, यानी एक्सपोर्ट करता था यहां से यूरोपीय बाजार में, और ले जा करके यहां से वो 26 गुना मुनाफा पर क्या करता था, बेचता था।
जब यहीं पे वो टिक गए तो उन्होंने सोचा कि यहीं के पैसा हम यहीं काहे नहीं लगाएंगे, क्या जरूरी है हमरा वहां से लाने का। तो मेरा तो सोच है कि हमेशा आपको, या मैं भी यही सोचता था शुरू से, और सोचा भी जब मैंने 2017 में जब इस फील्ड में आया था तो हमारे पिताजी मात्र 23,500 रुपया उन्होंने 2017 में हमको एक कैपिटल दिए इस कोचिंग को, इस इंस्टीट्यूट को चालू करने के लिए। और मेरा वसूल ये रहा कि हमने बाद में सोचा कि हम कब तक पैसे ले ले करके इसमें लगाते रहेंगे। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसी से कमाकर, इसी से आमदनी को जुटाकर हम इसी में इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई बिजनेस करते हैं तो उनके पास कैपिटल होता है और उस कैपिटल से बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन कई मामलों में बिजनेस क्या होता है, घाटे में चलने लगती है। अब ऐसे परिस्थिति में वो क्या करते हैं कि जो उनकी जमीनें होती हैं या पैसे होते हैं वो उस चीज को उसमें क्या करते हैं, डालते जाते हैं। आमदनी होता नहीं है, डालते जाते हैं। फर्दर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, इसके पापा का ले लीजिए, यहां से बेतिया गए, ठीक, हाँ, दुकान खोले, दुकान में घाटा लगता चला गया, जो कैपिटल था उसको क्या किया, उसमें लगाते चले गए, अपना पांव नहीं संभाले और लगाते चले गए। ई रिक्शा था उसको भी बेच करके उन्होंने उसी में लगा डाला, फिर भी नहीं निकल पाए। अंत में उनको क्या होना पड़ा, दिवालिया घोषित होना पड़ा और बैक टू पवेलियन लौट गए। तो वही कहा गया है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जब आप करेंगे तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा बताइए, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। लोग कहता है कि हम गरीब हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता होता है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। गरीबी गरीबी की मतलब को जन्म देता है और उसकी सोच के वजह से वो गरीब होता है, क्योंकि सोच पॉजिटिव नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? हाँ, आप अगर अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में चलते हैं तो बेहतर कर सकते हैं। अन्यथा अब मैं इतना स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा, अब यहां से अगर मैं बैक होता हूं तब आप बताइए अब मैं कहां के रहूंगा, जरा सोच के देखिए, कहीं के नहीं रहूंगा। तो इसलिए जीवन में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, गियर हमेशा फॉरवर्ड की तरफ लगाइएगा, बैकवर्ड बिल्कुल मत लगाइएगा। चाहे आप हारे चाहे आप जीते, गियर हमेशा फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने किया, हमने कभी हारना नहीं सीखा है, हमने कभी हारना तो सीखा ही नहीं है, हमारी डिक्शनरी में नहीं है कि भाई हमको हारना है। मुझे जीतना है, जैसे भी जीते, चाहे उसके लिए हमें जौन सी कीमत चुकानी पड़े, मुझे जीतना है तो जीतना है। और खेल में जीत का मजा तभी होता है जब हारते हैं। हारने के बाद जो है ना, जो एनर्जी मिलता है ना अंदर से, जो ईगो को हर्ट होता है ना, वो आपका ईगो हर्ट होता है, वही आपको जीत दिलाता है। इसलिए हारने से आप लोग कभी डरिएगा नहीं, जो डर गया सो हार गया वाला कहानी नहीं कीजिएगा। डरना नहीं है, आपको लड़ना है, या तो जीतेंगे या तो आप हारेंगे। अरे कुछ नहीं होगा तो सर्वा होगा, और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ होगा हो राजा बाबू? फेल नहीं तो पास, दो ही सूरत है, या तो फेल होइएगा नहीं तो पास होइएगा। फेल होइएगा तो वहां से आपको सीखने को मिलेगा, पास हो जाइएगा तब तो कोनो बातें नहीं है कि नहीं? फेल होइएगा तो सीखने को मिलेगा। कहा गया है, भोजपुरी में कहावत बा कि ठेस लागेला न तो बुद्धि बढ़ेला। क्या कहल गल बा? ठेस लागेला तो बुद्धि बढ़ेला। तो ये बात है कि ठेस लगेगा, बुद्धि ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है ना? आइए आगे की कहानी देखते हैं कि कंपनी का राजस्व लिखेंगे
ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। जिससे उसे बंगाल से लगातार, जिससे उसे बंगाल से लगातार अधिक राजस्व प्राप्त करने की, अधिक राजस्व प्राप्त करने की सुविधा मिली। इस बदलाव के बावजूद कंपनी खुद को, बदलाव के बावजूद कंपनी खुद को मुख्य रूप से, कंपनी खुद को मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था के रूप में ही देखती रही। संस्था के रूप में देखती रही। मतलब ये हुआ कि कंपनी का राजस्व, इस ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, मतलब कि राजा बन बैठे, जिससे उसे बंगाल की लगातार अधिक राजस्व प्राप्त करने की सुविधा मिली। जब अधिकार मिल गया तो भाई राजस्व भी किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। और इस बदलाव के बावजूद कंपनी खुद को मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था के रूप में क्या देखती रही। अब वित्तीय रणनीति में परिवर्तन, यहां से, यहां पे है ये, फिर भी हम यहां पे लिख रहे हैं वित्तीय रणनीति में परिवर्तन। वित्तीय रणनीति में परिवर्तन, वित्तीय रणनीति में परिवर्तन। 1765 से पहले, 1765 से पहले भारत में सामान खरीदने के लिए, भारत में सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना व चांदी, ब्रिटेन से सोना व चांदी, ब्रिटेन से सोना व चांदी आयात करती थी। आयात करती थी। बंगाल से प्राप्त राजस्व से, बंगाल से प्राप्त राजस्व से उसने स्थानीय स्तर पर निर्यात वस्तुओं, उसने स्थानीय स्तर पर निर्यात वस्तुओं
निर्यात वस्तुओं की खरीदी के लिए वित्त पोषण शुरू किया। वित्त पोषण शुरू किया, कॉमा, जिससे ब्रिटिश सोने पर उसकी निर्भरता कम हो गई। जिससे ब्रिटिश सोने पर उसकी निर्भरता कम हो गई। इससे क्या समझ में आया कि 1765 से पहले भारत में सामान खरीदी के लिए ब्रिटेन से सोना व चांदी आयात करती थी। 1765 से पहले बंगाल से प्राप्त राजस्व से उसने स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल लेवल पर, है ना, निर्यात वस्तुओं की खरीदी के लिए वित्त पोषण शुरू की। वित्त पोषण मतलब कि वहीं का पैसा वहीं पे, जिससे ब्रिटिश सोने पर उसकी निर्भरता कम हो गई। जैसे मान लीजिए आज आप किसके ऊपर निर्भर है? अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर है। कोई भी चीज में अपने मम्मी पापा से ले रहे हैं। अच्छा, जिस दिन आपकी जॉब हो जाएगी तो क्या आप मम्मी पापा के पैसे पर निर्भर रहेंगे? नहीं रहेंगे। सिंपल आप अपना खुद से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है। यहाँ भी वही चीजें है। यहाँ पे देखिए पैसे पर निर्यात के लिए चीजें खरीदी जाने लगी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जाने लगी। यानी कि एक स्लाइड आपका कंप्लीट हमने पढ़ा दिया, ठीक है ना, 1 स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। इस कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई। क्या कहता है कि इस कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी था गहरे संकट में चली गई। अब एक एक को खजाना है, वही में से बार बार निकालते जाइएगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर संकट आएगा। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, एकाएक आपका काम 10 दिन के लिए बंद हो जाता है, 20 दिन के लिए बंद हो जाता है। वैसे परिस्थिति में जो रखे हैं भंडारित करके, भंडारण के तौर पर जो कोठी में रखे हैं, बेरी में रखे हैं, वही में से न निकालिएगा, उसी में से निकालिएगा, ठीक। अब रहा सवाल कि आमदनी तो है नहीं, आप बार बार उसमें से क्या किए जा रहे हैं? निकाले जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे परिस्थिति में कम तो होगा। अब आपके आर्थिक संकट आने वाली है अर्थव्यवस्था के ऊपर। आमदनी तो हुआ नहीं, जो रखा कुछ था वो भी आपने क्या किया? खर्च दिया। तो इसी को बोला जाता है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ठीक। कारीगरों को अपनी चीजें बहुत कम कीमत पर कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। जो भी कारीगर थे, जो भी खेतीबाड़ी वाले लोग थे, कंपनी उनको क्या करती थी? सस्ते दामों पर उनसे सामान को क्या करती थी? खरीदी थी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हमारे यहाँ हुआ था, अभी भी शायद चल रहा है या खत्म हो गया, आई डोंट नो, बिकॉज दिल्ली में वहां चल रहा था। एक किसान कानून आया था कि किसान अपनी जो अनाजें हैं उस अनाज को भारत सरकार को बेचेगी और भारत सरकार उसको खरीदेगी और भारत सरकार तय करेगी कि किसान अपनी चीजों को कितनी कीमतों पर बेचेंगे। तब किसान ने कहा कि भैया मरे हम, खेती करे हम, और दाम तुम लगाओगे। जब काम मेरा तो दाम भी मेरा, तुम कैसे लगा सकते हो?
तुमको पता है कि हमने इसमें कितना इन्वेस्ट किया है। अब तुम इसी चीज को तुम 2 रुपए किलो खरीद लो और इस सारे अनाज को भंडारित कर दो और इसी को अब तुम 22 रुपए किलो दुकान में ले जाकर के बेचो। हम ही खरीदेंगे 22 रुपए। 2 रुपए किलो बंदा गोभी है ना, पत्ता गोभी जो होता है, आप मेरे से खरीद लिए। हम किसान हैं, आप सरकार हैं, आप मेरे से खरीद लिए और उसी बंदा गोभी को, पत्ते गोभी को आप मॉल में रख करके 50 रुपए बेच रहे हैं। तो है ना ये दोगलापन है, ये तो है दोगलापन। आप ले जाकर के वहां बेच रहे हैं तो ये गलत बात है। हम किसान है भाई, हमने मेहनत किया है, तो अगर सामान हमारा है तो दाम भी हमारा होना चाहिए। सामान मेरा तो दाम भी हमारा। आप मेरा दाम नहीं लगा सकते। तो ये आंदोलन चला, फिर उसके बाद में इस पे सरकार थोड़ा सा कदम अपना पीछे खींचा, है ना। ये जो गवर्नमेंट है समझिए तो ना किसानों का हो सका, ना आम जनता का हो सका, ना इस देश का हो सका। ये जो गवर्नमेंट है अपनी पेटे को भरने में लगा रहा और इस भारत देश को क्या किया, खोखला करता रहा भीतर ही भीतर। अभी तो सब खुल रहा है ना। कल का एक न्यूज देख रहे थे कि 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए थे, ये भारत सरकार का फैसला नहीं था, ये अमेरिकी गवर्नमेंट का फैसला था जिसने इस पैसे को बंद करवाया था। हमने कल देख रहा था। अभी धीरे धीरे इन लोगों का राज खुल रहा है कि क्यों बंद कराया गया था। तो ये जो गवर्नमेंट है ना गरीबों का हो सका, ना किसानों का हो सका, ना अति पिछड़ों का हो सका, किसी का नहीं हुआ। इसने जिसके भी घर में घुसा सबको ठगने का काम किया, बस केवल और केवल ठगने का काम किया है। जैसे ये लोग ठगते थे, अंग्रेजन ठगते थे, तो साफ साफ इनका और उनका कहानी मिलता जुलता है। ये भी ठगने का काम करते थे उस समय, और आज भी कलयुग में भी ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं हम लोगों को, और हम लोग बड़ी आसानी से ठगा भी जाते हैं। हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं, गवर्नमेंट अपना फैसला सुना देता है कि भाई ऐसे करना है। एक चीज और, एक राघव चड्ढा जी हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक बात उठाया है सदन में कि जब चुनने का अधिकार जनता का है तो हटाने का भी अधिकार जनता का होना चाहिए, और ये पास होना चाहिए। ये ठीक है। मान लीजिए कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि सत्ता में आने के लिए 50+1 चाहिए होगा ना, 50+1 चाहिए होता है, तब जाकर के आप सत्ता में आते हैं। पक्ष और विपक्ष होता है ना। तो मान लीजिए कि हम लोग चुन करके भेज रहे हैं किसी को भी, तो भाई हम लोग भी वोटिंग करेंगे कि केकराला अच्छा है नहीं है, तो हम लोग के लिए भी 50+1 रहेगा। 50+1 अगर आता है कि नहीं इसको रखना है तो फिर ठीक है भाई रखिए। अब 50+1 आता है कि नहीं रखना है तो हटाइए, साइड कीजिए, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से चुना जाएगा। ऐसे में नेताओं को क्या होगा, डर हो जाएगा। तो भाई तनी सुखा अगर इन्होंने करम तो जौन चुन के भेजले बा फिर वे लात मार के हटा दी, कहीं की साइड हो जा। लेकिन हमारे देश के संविधान में यह अधिकार हम लोगों से छीन लिया गया। आप चुन के भेज सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। यह अधिकार हमारे संविधान से छीन लिया गया, हम लोगों से छीन लिया गया है। लेकिन राघव चड्ढा ये इस बात को मतलब कि क्या किए, खंडित किए हैं, उल्लेखित किए हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब देखिए इनके समर्थन में कितने लोग आते हैं। हम समर्थन में है कि बिल्कुल, मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो आप अपोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, आप चेंज कीजिए। आके आप हमारा गुलाम हैं कि हम इमली जौन कहेंगे तो उन्हें मान लीजिएगा। भाई ये देश है, ये क्लास है, इस क्लास के ऊपर सब किसी का हक है। हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते, हम आपके हिसाब से चलेंगे, तभी ना आप हमको पसंद कीजिएगा। हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप हमको नापसंद कर दीजिएगा, पसंद नहीं कीजिएगा। ये चीज है, तो ये होना चाहिए देश के अंदर, ठीक है ना।
अब आता है कि किसान अपना लगान, इसमें कह रहा है कि किसान जो है अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। भाई औकात से ज्यादा लाद दीजिएगा तो कथी करेगा बेचारा, कहां से चुकाएगा हो बोलिए ना, नहीं चुका पाएगा। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को, लगभग 1/3 आबादी, मतलब 1 करोड़ लोग, मतलब कि 1/3 आबादी को मौत की नींद सुला दिया। कब पड़ा था अकाल? 1773 में, ठीक है ना, बंगाल में, सॉरी 1770 में। और बंगाल के समझिए तो 1 करोड़ लोगों को, लगभग 1/3 लोग को मौत के नींद सुला दिए। अकाल का मतलब क्या हुआ? बीमारी नहीं बुड़बक, खाने पर मोहताज होकर के लोग मरने लगे भूखे। खाना पीना सब खत्म हो जाएगा, इमरजेंसी लागू हो जाएगा। जैसे एक बार अभी हाल फिलहाल में मोदी जी के राज में हुआ था कि भारत से प्याज खत्म हो गया, तो बाहर से प्याज मंगाना पड़ा था। जिस समय प्याज हुआ था 400 रुपए किलो, मालूम है ना, 400 रुपए किलो हुआ था। जी सरकार, 100 ग्राम और 50 ग्राम लोग खरीद रहा था कि भाई खरीदिए, ठीक है। आइए, तो इसमें कुछ है, उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। चलिए नोट करेंगे। 1765 तो है ना वहां पे, ठीक है ना। अब लिखेंगे बंगाल में आर्थिक कठिनाई। जो टॉपिक उसमें छूटा हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। बंगाल में आर्थिक कठिनाई, बंगाल में आर्थिक कठिनाई। कंपनी शासन के तहत बंगाल की अर्थव्यवस्था को, कंपनी शासन के तहत बंगाल की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। किसानों और कारीगरों को अपनी उपज, वैसे ये था उसमें, किसानों और कारीगर को अपनी उपज और काम के लिए अपर्याप्त मुआवजे और काम के लिए अपर्याप्त मुआवजे से जूझना पड़ा। मुआवजे, जूझना पड़ा। ये वैसे वहां पे था, ठीक है ना, लेकिन एक ही में था, हमने इसको क्या किया, छटका दिया, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि बंगाल के आर्थिक कठिनाई, है ना, क्या थी, तो बताइएगा कि कंपनी शासन के तहत बंगाल की अर्थव्यवस्था को, है ना, गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। और किसानों और कारीगरों को अपनी उपज, यानी कि किसान और कारीगर का मतलब काम करने वाला, और किसान का मतलब क्या होता है, उपजाने वाला, को अपनी उपज और काम, यानी कि किसान को अपनी उपज और कारीगर को अपना काम के लिए अपर्याप्त मुआवजे से क्या होना पड़ा, जूझना पड़ा।
और जबकि हमने बताया कि आपको 1770 का अकाल और उसका प्रभाव ये उसमें था, बता दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, ठीक है ना। अगले क्लास में जो है हम लोग खेती में सुधार से देखेंगे। कहां से देखेंगे? खेती में सुधार से देखेंगे, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और आगे की पार्ट देखने के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच।